अस्सलामुअलैकुम। एल्पा को संभलने का मौका नहीं मिला। उसने इतना ही सुना कि मेरा एक मातियत एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करने उसकी तरफ आ रहा है। बस इतना सुनते ही वो उछलकर खड़ी हो गई। टेलीपैथी जिंदगी से ज़्यादा अहम थी। उसने फ़ौरन ही डॉलर्स के बड़े नोटों की गड्डियाँ और बच्ची की ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में रखीं। अपनी बेटी को उठाया, फिर इस मकान से निकलकर कभी तेज़ी से चलने और कभी दौड़ने लगी। मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठते हुए बोली, मद्रास सिटी चलो। ड्राइवर ने पलटकर इसे देखा, फिर कहा, मैडम मद्रास इधर से 115 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा भाड़ा लगेगा। एल्पा ने $1000 का नोट देकर कहा, मेरे पास यही करेंसी है, चलेगी? नहीं तो मैं मद्रास पहुंचकर किसी बैंक से इंडियन करेंसी लेकर दे दूंगी। वो $1000 से खुश होकर बोला, ये नोट चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हम तूफान मेल का माफिक तुमको मद्रास पहुंचाएगा। वो टैक्सी स्टार्ट करके एल्पा की मर्जी के मुताबिक तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करने लगा। इस छोटे से शहर से दूर निकल जाने के बाद इत्मीनान हुआ कि दवा स्प्रे करने वाला अब उसके साय तक भी नहीं पहुंच सकेगा। वो बार बार सर घुमाकर पीछे देख रही थी। इस हाईवे पर 2 कारें तेज रफ्तारी से आती हुई दिखाई दी। वो ड्राइवर के दिमाग में पहुंचकर टैक्सी की रफ्तार और बढ़ाने लगी। पीछे आने वाली कारों में से एक कहीं रह गई थी, दूसरी बहुत पीछे नजर आ रही थी। इस हाईवे पर दूसरी गाड़ियां भी थीं जो मुखालिफ सिमत से आकर करीब से गुजरती जा रही थीं। थोड़ी देर बाद वो दूसरी कार भी नजरों से ओझल हो गई। तब उसने इत्मीनान की गहरी सांस ली। बच्ची रो रही थी। वह फीडर में दूध बनाकर उसे पिलाने लगी। बच्ची को दूध पिलाते और प्यार करते वक्त उसे पारस याद आता। उसने पहली बार बेटी को मुस्कुराते देखकर कहा था, इसके चेहरे पर मोनालिसा की मासूम मुस्कुराहट है, इसका नाम भी मोनालिसा होना चाहिए। पारस उसे मोना कहकर मुखातिब करता था। वह अपनी टेलीपैथी की सलामती और खुदगर्जी के बायस पारस से दूर हो गई थी। उसे शुबा था कि पारस, अली और फहमी वगैरह की टेलीपैथी के इल्म सलामत है। अगर वह पारस को छोड़कर नहीं जाएगी तो उससे भी ये इल्म छीन लिया जाएगा। और आज इस शुबे की तस्दीक हो रही थी। मैंने झूठ कहा था कि उसके करीब कोई दवा स्प्रे करने वाला आ रहा है। मेरा झूठ उसके लिए सच था। वो अपनी जहानत पर फख्र कर रही थी कि उसने हमसे दूर होकर अपनी टेलीपैथी को सलामत रखा है और आइंदा भी हमसे मोहतात रहेगी। वो सोचते सोचते चौंक गई। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने दाएं बाएं खिड़कियों से झांक कर देखा। आवाज़ करीब आती जा रही थी मगर वो नजर नहीं आ रहा था। उसने सर घुमाकर पीछे देखा, फिर दिल धक से रह गया। सड़क की अतराफ दूर तक खेतों में फसल उगी हुई थी। एक हेलीकॉप्टर खेतों पर ऊंची परवाज करता हुआ दवा स्प्रे करता हुआ करीब आता जा रहा था। वो घबराकर बोली, गाड़ी तेज चलाओ, हेलीकॉप्टर आ रहा है। वो बोला, मैडम हेलीकॉप्टर सड़क को ऊपर चलने को नहीं, हवा में उड़ने को है। वो हमारा टैक्सी को टक्कर नहीं मारेगा। तुम नहीं जानते वो दवा स्प्रे कर रहा है। ये जो तुमने फसल देखा है ना, इसको नुकसान से बचाने के लिए कीड़ा मारने वाला दवा स्प्रे करता है। हम तुम नहीं मरेगा, कीड़ा मरेगा। वो हेलीकॉप्टर टैक्सी के करीब से गुजरता हुआ दूर चला गया। एल्पा ने सांस रोक ली। अगरचे वो समझ रही थी कि कीड़े मार दवा स्प्रे की जा रही है, ताहम उसने बेख्तियार सांस रोक ली। लेकिन कितनी देर रोक सकती थी? दवा का असर तो कई घंटों तक फिजा में रहता। वो सांस लेने लगी। फिर आजमाइश के तौर पर ख्याल ख्वानी की परवाज करके ड्राइवर के दिमाग में पहुंची तो खुश होकर मुस्कुराने लगी। टेलीपैथी का इल्म सलामत था। वह हेलीकॉप्टर वाकई कीड़े मार दवा स्प्रे करता गया था। वो मौज में आकर गुनगुनाने लगी। अपनी बेटी मोना को सुनाने लगी। मोना जरा सी देर में सो गई। टैक्सी तेज रफ्तारी से 100 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। मद्रास शहर सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर रह गया। उसी वक्त उसने पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक ली। फिर थोड़ी देर बाद सांस लेने लगी। दूसरी बार दिमाग में महाराज की आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ एल्पा, सांस ना रोकना, मैं महाराज हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ? फरहाद तुम्हारा लबो लहजा इख्तियार करके आ सकता है और सुराग लगा सकता है कि अब मैं कहाँ हूँ। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। महाराज चला गया। वो उसके दिमाग में आकर बोली, किस लिए आए थे? मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं नीलमा मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करेगी। मैंने कई बार नीलमा से राब्ता करना चाहा लेकिन वो सांस रोककर मुझे भगा देती है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे लिए कुछ करो, शायद नीलमा तुमसे बात करने पर राजी हो जाए। महाराज, क्या तुम नहीं जानते कि फरहाद का एक मातियत एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करने के लिए मुझे दौड़ा रहा है? मैं एक जगह से दूसरी जगह भागती फिर रही हूँ। ऐसे में तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकूंगी। एल्पा, फरहाद तुम्हें धमकियां दे रहा है, वरना वो कैसे जान सकता है कि तुम कहाँ छुपी हुई हो? यही तो हैरानी की बात है। मैं साउथ इंडिया के जिस छोटे से शहर के जिस मोहल्ले और मकान में रहती थी, वो वहाँ मेरी रिहाइश के बारे में जानता था। मैं वहाँ से निकल आई हूँ, फिर भी दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है वो मुझे छुप कर देख रहे। पहले खुशफहमी थी कि मैं कामयाबी से रूपोश थी, आइंदा खुशफहमी नहीं रहेगी। जहाँ भी जाकर रूपोश रहूंगी दिल को धड़का लगा रहेगा। मैं तुम्हें छुपने की ऐसी जगह बताऊंगा कि फरहाद के फरिश्ते भी वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, मगर तुम पहुँच जाओगे क्योंकि वो तुम्हारी बताई हुई जगह होगी। मैं ऐसी नादान तो नहीं हूँ कि आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाऊं। 24 घंटों तक मेरे पास ना आना, मैं बात नहीं करूंगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। परेशान होकर सोचने लगी।
मुझे अपनी टेलीपैथी की सलामती के लिए कहाँ जाना चाहिए? फरहाद बाबा साहब के दायरे में रहकर वसीज राय का मालिक बन गया है। दुनिया के हर मुल्क, हर शहर और कस्बे में उसके जानिसार जासूस रहते हैं। मैं मद्रास शहर पहुंचकर उनकी नज़रों में आ सकती हूँ? उसने ड्राइवर से पूछा। मद्रास रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु एक्सप्रेस कितने बजे मुंबई जाती है? रात का 8 बजे जाता है जी। अभी बहुत टाइम है, हम तुमको 2 घंटे पहले उधर पहुंचा देगा। मुझे मद्रास नहीं जाना चाहिए। पहले तो मद्रास जाने को बोला, अब किधर जाने को मांगता है? ये बताओ, तमिलनाडु एक्सप्रेस मद्रास से रवाना होने के बाद किस स्टेशन पर रुकती है? वो बहुत फास्ट ट्रेन है जी, 9 स्टेशन का बाद में रुकता है। तुम मुझे 9 स्टेशन के बाद 10वें स्टेशन पर ले चलो। उसने टैक्सी सड़क के किनारे रोककर हैरानी से अल्पा को देखा, फिर पूछा, तुम कभी इधर जाने को बोलता, कभी उधर जाने को बोलता। ठीक से बोलो अम्मा, किधर जाने को मांगता है? अल्पा ने मजीद $1000 देते हुए कहा, मद्रास से आगे उस 10वें स्टेशन की तरफ चलो जहां वो ट्रेन रुकेगी। वो 1000 लेकर बोला, अम्मा तुम बहुत अच्छा है जी, हम तुमको तूफान मेल का माफिक उधर ले जाएगा। ड्राइवर रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जाने लगा। अल्पा उसके ख्यालात पढ़कर मुतमईन थी। वह तवक्को से ज्यादा रकम हासिल करके खुश था और उसे सही मंजिल तक पहुंचाने वाला था। तकरीबन 70 मील का फासला तय करने के बाद पेट्रोलिंग पुलिस ने टैक्सी को रोका। पुलिस अफसर अपने सिपाहियों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। एक सिपाही ने आकर कहा, अपनी गाड़ी के कागजात दिखाओ। ड्राइवर ने कागजात दिखाए। सिपाही वो कागजात अपने अफसर के पास ले गया। अफसर ने कागजात को पढ़कर ड्राइवर के पास आकर कहा, इस टैक्सी को मद्रास सिटी का लाइसेंस जारी किया गया है। तुम इतनी दूर हाईवे पर गाड़ी क्यों लाए हो? चलो बाहर आओ। अल्पा ने कहा, प्लीज ऑफिसर, यह ड्राइवर आने के लिए राजी नहीं था, मैंने इसे मजबूर किया है। मेरा शौहर नाराज होकर आगे अपनी कार में गया है, मैं उसे रोककर मनाकर वापस लाना चाहती हूँ। अफसर कानूनी कार्रवाई करने के लिए रोकना चाहता था। अल्पा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया तो वो ड्राइवर को कागजात वापस देते हुए बोला, बिछड़े हुए पति पत्नी को मिलाना नेक काम है, जाओ पुण्य कमाओ। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तेज रफ्तारी से चलाते हुए बोला, मैडम तुम बहुत अच्छा एक्टिंग किया, ऑफिसर भी धर्म वाला था, हमको मुआफ कर दिया। वो ऑफिसर के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए थी। अगर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ती तो वह फिर अपनी पेट्रोलिंग कार में उस टैक्सी का पीछा करता। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसने उसके दिमाग को ढील दी। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर सिपाहियों से बोला, अभी हमने एक टैक्सी वाले को रोका था, वो कहाँ चला गया? एक सिपाही ने कहा, टैक्सी में एक पत्नी बैठी हुई थी, आपने उसके पति से मिलने के लिए उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो सर खुजाकर बोला, हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही याद पड़ता है, मगर मैंने कानून के खिलाफ जाने क्यों दिया? सर वो ड्राइवर आपकी इजाज़त से पुण्य कमाने गया है। दूसरे सिपाही ने कहा, जाने दे सर, वो टैक्सी हमारे थाने के हदूद से बाहर जा चुकी होगी। अफसर की सोच ने बताया कि वो पीछा नहीं करेगा। अल्पा उसके दिमाग से निकल आई। फिर फैसला करने लगी कि अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए। अहम सवाल यह था कि किस मुल्क में रहना चाहिए। दवा स्प्रे करने वाले कहीं भी पहुंच सकते हैं। बड़ी देर तक सोचने के बाद यह तदबीर समझ में आई कि वो पेरिस में जाएगी और बाबा साहब के दायरे के करीब कहीं रहेगी। उन अतराफ में कभी वो दुश्मन दवा स्प्रे नहीं की जाएगी। इस तरह उसकी टेलीपैथी का इल्म सलामत रहेगा। टैक्सी ड्राइवर ने एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन के पास लाकर कहा, मैडम तमिलनाडु एक्सप्रेस इधर में रुकेगा, तुम जाके ट्रेन का टिकट ले लो। हमारे लिए कोई काम है तो बोलो, हम सेवा करने को तैयार हैं। वो बैग उठाकर बेटी को गोद में लेकर टैक्सी से उतर गई। तुम्हारा शुक्रिया, तुम जा सकते हो। वो चला गया। अल्पा ने बुकिंग काउंटर पर आकर तमिलनाडु ट्रेन का एक टिकट तलब किया। काउंटर मैन ने बताया कि एसी क्लास में कोई बर्थ या सीट खाली नहीं है, लेकिन उसके ख्यालात ने बताया कि 2 बर्थ खाली हैं। वो टिकट ब्लैक में रकम कमाने के लिए रखे गए हैं। उसने $1000 का नोट उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, मेरे पास अमेरिकन करेंसी है, क्या इसे लेकर टिकट दे सकते हो? वो नोट लेकर बोला, ये करेंसी तो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत कर रही है, क्या तुम इंडियन करेंसी भी चाहती हो? अल्पा ने मजीद $1000 दिए। उसने एक टिकट और $1000 की इंडियन करेंसी दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। वहां मुसाफिरों की अच्छी खासी भीड़ थी। ट्रेन के रुकने पर कुछ मुसाफिर उतर रहे थे और ज्यादा तादाद में सवार हो रहे थे। वो बेटी के दूध के लिए पानी की 2 बोतलें खरीदकर ट्रेन में सवार हो गई। हर कैबिन में 4 बर्थ थे। वो अपने कैबिन की बर्थ पर आ गई। वहां एक हिंदुस्तानी औरत और मर्द थे। तीसरी एक अंग्रेज जवान औरत थी। उसका एक साथी उसे हाथ मिलाकर बड़ी मोहब्बत से रुखसत हो रहा था। वो अपनी बेटी को बर्थ पर लिटाकर उसके लिए फीडर में दूध तैयार करने लगी। उससे पहले फीडर को धोने के लिए टॉयलेट में गई। जब वापस आई तो ट्रेन चल पड़ी। वो अंग्रेज जवान औरत उसकी बेटी मोना को गोद में लेकर पुचकार रही थी और उसे चूम रही थी। उसने अल्पा को देखकर कहा, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी इसलिए मैंने गोद में लिया है। अल्पा उसके करीब बर्थ पर बैठकर दूध तैयार करते हुए बोली, मेरी बेटी सिर्फ भूख के वक्त रोती है, वरना आराम से खेलती और मुस्कुराती रहती है। इसका नाम क्या है? नाम मोना लीजा है, हम मोना कहकर मुखातिब करते हैं। वो हैरानी से बोली, क्या इसका नाम मोना है? हाँ, तुम्हें हैरानी क्यों है? इसलिए कि मेरा नाम भी मोना है, मोना अफरीदी। तुमने अभी मेरे शौहर को देखा था,
वो मुझसे रुखसत हो रहे थे। उनका नाम सलमान अफरीदी है। मैं अमेरिकन ईसाई हूँ, लेकिन मैंने एक मुसलमान से शादी की है। एल्पा ने कहा, मैंने भी एक मुसलमान से शादी की थी, मगर मुसलमानों के साथ गुजारा नहीं होता। तुम कब तक गुजारा करोगी? खुदा ने चाहा तो आखिरी सांस तक गुजारा होगा। सलमान अफरीदी एक मिसाली शौहर है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम अपने शौहर के साथ किसी इस्लामी मुल्क में रहती हो? हाँ, पाकिस्तान के एक शहर पेशावर में बड़े ऐशो आराम से रहती हूँ। बूफे कंपार्टमेंट से खाने का ऑर्डर लेने वाला बहरा आया। दोनों ने खाने का ऑर्डर दिया। फिर एल्पा ने कहा, अच्छा हुआ तुम मिल गई, वरना मैं हिंदी बोलने वाले मुसाफिरों के साथ बोर होती रहती। क्या तुम इनकी जुबान समझती हो? हाँ, समझती भी हूँ और बोलती भी हूँ। सलमान अफरीदी ने मुझे हिंदी उर्दू सिखाई है। क्या तुम नहीं जानती हो? किसी हद तक समझ लेती हूँ और अटक अटक कर बोलती हूँ। वो देर तक बातें करती रहीं। बहरा खाना लेकर आ गया। वो खाने के दौरान में बोलती रहीं। ये साबित करती रहीं कि दो हम जुबान और हम मिजाज औरतों को एक जगह बिठा दिया जाए तो वो दिन रात बोलती चली जाती हैं। खाने के बाद उन्होंने आधे घंटे तक बातें की। दूसरे मुसाफिरों की नींद और आराम का ख्याल करना जरूरी था, इसलिए वो अपने अपने बर्थ पर जाकर सो गईं। एल्पा सुबह से जाग रही थी। कुछ स्प्रे होने वाली दवा के खौफ ने और कुछ टैक्सी के सफर ने उसे बुरी तरह थका दिया था, इसलिए वह तमाम रात गहरी नींद सोती रही। अक्सर अफराद अपने घरों में इतने सुकून से नहीं सोते जितना कि ट्रेन में सफर के दौरान में आराम और सुकून से सोते हैं। एल्पा भी ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही। सुबह होने से पहले उसकी आंख खुल गई। वो थोड़ी देर तक चुपचाप पड़ी रही। फिर उसने बच्ची की तरफ करवट ली। इसके साथ ही एकदम चौंक गई। उसकी बेटी मोना उसके पहलू में नहीं थी। वो हड़बड़ा कर बैठ गई। उसने अपनी हमसफर मोना अफरीदी की बर्थ की तरफ देखा। वो बर्थ खाली थी। मोना अफरीदी नजर नहीं आ रही थी। उसने भारतीय मुसाफिरों की तरफ देखा। वो मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। वह दौड़ती हुई टॉयलेट के दरवाजे पर आई। इसे खोलकर देखा, फिर एकदम से चीखने लगी, मेरी बच्ची कहाँ है? उसे कौन ले गया है? वो मुसाफिर मियाँ बीवी चौंक कर उठ बैठे। मर्द ने पूछा, क्या बात है? वो बोली, मेरी बच्ची नहीं है। वो अमेरिकन औरत जो हमारे कैबिन में थी वही मेरी बेटी को ले गई होगी। उस शख्स ने कैबिन का दरवाजा खोलकर कॉरिडोर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा। दरवाजे के पास एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ फर्श पर बैठा हुआ था। सीट और बर्थ ना मिलने के बायस वो टिकट चेकर को रिश्वत देकर सफर कर रहा था। एल्पा के हमसफर ने उससे पूछा, क्या तुमने एक अंग्रेज औरत को देखा है? उसकी गोद में एक बच्ची थी। उस मर्द और औरत ने कहा कि 2 घंटे पहले एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। एक गोरी मेम साहब एक खूबसूरत सी बच्ची को लेकर ट्रेन से उतर गई थी। ये बात सुनकर एल्पा का सर चकरा गया। वो दीवार का सहारा लेकर संभल गई। इस वक्त ट्रेन एक स्टेशन पर रुक रही थी। वो कैबिन में आकर अपना सामान समेटकर बैग उठाकर ट्रेन से उतर गई। प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई रेलवे स्टेशन के दफ्तर में आई। वहां रो रो कर बताने लगी कि एक अमेरिकन नौजवान औरत उसकी बेटी को उठाकर ले गई है। अब से 2 घंटे पहले यह ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकी थी वो औरत उसी स्टेशन पर बच्ची को लेकर उतर गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर फोन के जरिए राब्ते करने लगा। पिछले स्टेशन वालों को एक नन्ही बच्ची के अगवा के बारे में बताने लगा। एल्पा दोनों हाथों से सर थाम कर बैठी हुई थी। उसने मोना अफरीदी के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज की। उसके दिमाग में पहुंची। उसने सांस रोक ली। एल्पा ने चंद सेकंड के बाद फिर उसके दिमाग में पहुंचते ही पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? वो बोली, अच्छा तो तुम हो, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। एल्पा ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? क्यों मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले गई हो? मैं भी तुम्हारी तरह टेलीपैथी जानती थी। एंटी टेलीपैथी दवा ने मुझे इस इल्म से महरूम कर दिया। ऐसे में कोई दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो मैं उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकूंगी। तुम्हारी बेटी मेरे पास रहेगी तो तुम इसकी सलामती के लिए मेरी भी हिफाजत करती रहोगी। आखिर तुम कौन हो? मैं बिली डोना हूं। मैंने महाराज के भाई को कत्ल किया था। अब महाराज और गुरुदेव मुझे हलाक करने के लिए तलाश कर रहे हैं। अब जरा सोचो, वो मुझे मार डालेंगे तो तुम्हारी नन्ही बेटी मेरी लाश के पास रोती रह जाएगी। वो गुस्से से बोली, बिली तुम्हारी शामत आ गई है। मैं महाराज से कहूंगी कि वो तुम्हें हलाक करके मेरी बेटी को मेरे पास पहुंचा दे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी हमाकत होगी। महाराज तुम्हारी बेटी को अपने कब्जे में लेकर तुम्हारी ममता की कमजोरी से खेलेगा। तुम उसके अहकामात की तामील करने और उसका बड़े से बड़ा काम करने पर मजबूर हो जाओगी। देखो बिल्ली, तुम तनहा नहीं हो। मेरी बेटी को अगवा करने की साजिश में कोई और भी शरीक है। सच बताओ, वो सलमान अफरीदी कौन था? मैंने सलमान अफरीदी के बारे में बिल्कुल सच कहा है। हमारी बाकायदा शादी हुई है। मैं उसकी शरीक हयात हूं। तुम अभी जाओ। अपनी बेटी को हासिल करने की जितनी तदाबीर पर अमल कर सकती हो करती रहो। बिलाखिर तुम्हें अपनी बेटी की सलामती के लिए मेरी मुहाफिज बनकर रहना पड़ेगा। बिली डोना ने सांस रोक ली। एल्पा दिमागी तौर पर पुलिस अफसर के सामने हाजिर हो गई। वो अभी तक पिछले स्टेशनों के रेलवे पुलिस अफसरान से राब्ता करके एक बच्ची के अगवा के बारे में इतला दे रहा था। ट्रेन जा चुकी थी। उसने बिल्ली से बातें करने के दौरान में उसके ख्यालात पड़े थे और मालूम किया था कि वो किसी कार की अगली सीट पर बच्ची को बाजू में लिए बैठी है और उसके साथ कोई शख्स बैठा कार ड्राइव कर रहा था। वो यकीनन सलमान अफरीदी था। वो सलमान अफरीदी उसी ट्रेन के किसी दूसरे कंपार्टमेंट में रहा होगा। जब बिल्ली नन्ही बच्ची को गोद में लेकर ट्रेन से उतरी तो उसके साथ सलमान अफरीदी भी उतर गया।
और अब वो दोनों उस बच्ची को लेकर कार में कहीं जा रहे थे। एल्पा ने इंस्पेक्टर से कहा, आप मेरे लिए टैक्सी या कार का बंदोबस्त कर दें, जितनी रकम की ज़रूरत होगी मैं दूंगी। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको कार लेकर अपना पासपोर्ट और दूसरे अहम कागजात जमा कराने होंगे। आप पासपोर्ट और कागजात को छोड़ें, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा रकम लें, मैं आपको अभी $20,000 दूंगी। इंस्पेक्टर ने उसे हैरानी से देखा। वो गोया इंडियन करेंसी के मुताबिक 10 या 11 लाख रुपए देने को तैयार थी। वो बोला, मेरी अपनी एक ज़ाती कार है, मैं अभी पक्के कागज़ पर उसे तुम्हारे नाम लिख दूंगा, आप फौरन लिखें और ये रकम लें। उसने बैग में से $20,000 निकालकर उसके सामने रख दिए। आधे घंटे के अंदर लेन देन मुकम्मल हो गया। वो इंस्पेक्टर की गाड़ी लेकर इसे ड्राइव करती हुई पिछले स्टेशनों की तरफ जाने लगी। उसे यकीन नहीं था कि वो आगे जाकर बिली को ढूंढ निकालेगी, मगर उम्मीद थी कि शायद बिली की किसी गलती से फ़ायदा उठाकर वो अपनी बेटी तक पहुंच सके। बेटी के अगवा होने के बाद कई बार पारस याद आया। आखिर वो उसकी बेटी का बाप था। उसे मालूम होना चाहिए था कि बिली महाराज की इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए नन्ही से मोना को अगवा करके ले गई है। एल्पा और पारस के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए थे। एक मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं था। पारस का भी फर्ज था कि वो बेटी की बाजियाबी के लिए अपनी जहानत का मुजाहरा करे और बिली डोना को ट्रैप करके सजा दे। वो ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई पारस के दिमाग में आई। पारस ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही कहा, आओ सनम, जाओ सनम, घर तुम्हारा है। बाय द वे, सनम का नाम क्या है? वो पारस के पास से कभी ना आने के लिए गई थी, मगर हालात ने गुरूर तोड़ दिया था। वह मजबूर होकर आई थी। झिझकते हुए बोली, मैं हूं। 3 बार मैं बोलोगी तो बकरी कहलाओगी। एक बार मैं कहने का मतलब है कि बकरी बनते बनते अधूरी रह गई हो। वो फिर झिझकते हुए बोली, मैं हूं एल्पा। ओह, तुम कैसे रास्ता भूल गई? हमारी बेटी पर मुसीबत आई है। बिली डोना उसे अगवा करके ले गई है। तुम मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी, अब मेरे पास आकर ये मनहूस खबर सुना रही हो। पारस, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। बिल्ली को किसी तरह ट्रैप करो। कैसे ट्रैप करूं? मैं तो टेलीपैथी से महरूम हो गया हूं। ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ थी और अब मेरी बेटी को लेकर कहाँ गई है। वो इंडिया में मद्रास से मुंबई जाने वाले रास्ते पर है। मैं रात को ट्रेन में सो रही थी, वो उसे उठाकर ले गई। मैं कार में उसी रास्ते पर जा रही हूँ। बिल्ली को अहमक ना समझो, वो रास्ता बदल चुकी होगी। फिर वो तनहा मेरी बेटी को अगवा करने की जुर्रत नहीं करेगी। उसकी पुश्त पर कोई ताकत होगी। किसी खास मकसद के लिए मेरी बेटी को अगवा किया गया होगा। महाराज बिली को कत्ल करना चाहता है। वो हमारी बेटी को इसलिए ले गई है कि हम उसे महाराज के हमलों से बचाते रहें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिली के साथ हमारी मोना पर भी मुसीबत आएगी। हाँ, बिली के साथ सलमान अफरीदी नाम का एक शख्स है जिसे वो अपना शौहर कहती है। पता नहीं वो कितने शौहर भुगता चुकी है। मुझे उसके शौहर से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं पापा से कहूँगा, वो बिली को ट्रैप करेंगे, मगर याद रखो वो कहीं रूपोश रहेगी और मेरी बेटी नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। मेरा क्या कसूर है? मैं तो सो रही थी। अगर मुझे ज्यादा बकवास ना करो। मेरी बेटी मुझे वापस मिलेगी तो उसे तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। नहीं, वो मेरी बेटी है, मेरे पास रहेगी। तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। मैं अपनी बेटी को तुम्हारी जैसी तनहा दरबदर भटकने वाली माँ के पास नहीं रहने दूंगा। पारस, ऐसी दुश्मनी ना करो। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकूंगी। मैं अपना आखिरी फैसला सुनाता हूँ। फिलहाल बेटी ना तुम्हारे पास है और ना मेरे पास। अब हम दोनों में से जो उसे बिल्ली से छीन लेगा वो उसी के पास रहेगी। बेटी को अपने कलेजे से लगा कर रखना चाहती हो तो उसे किसी तरह हासिल कर लो। मुझसे तवक्को ना रखो कि मैं उसे हासिल करके तुम्हारे हवाले करने की हमाकत करूंगा। अब जाओ यहाँ से। उसने सांस रोकी। वो अपनी कार में दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसने कार सड़क के किनारे रोकी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए और बेटी को कहाँ तलाश करे। एक बात तो यकीनी थी कि पारस उससे ज्यादा ज़हीन था, उसके ज़राए भी वसी थे। वो उससे पहले बिली तक पहुंचकर अपनी बेटी को ले जा सकता था। गोया पारस भी उसके लिए मुसीबत बन गया था। वो दोनों हाथों से सर को थामकर सोचने लगी, आखिर पारस के पास क्यों गई थी। तब पोरस याद आया। वही पारस के मुकाबले में मोना को हासिल करके उसे एक माँ के हवाले कर सकता था। वो पोरस से राब्ता करने से पहले तमाम अच्छे और बुरे पहलुओं पर गौर करने लगी। वो पिछले दिनों खुद को बिली डोना जाहिर करके पोरस के काम आती रही थी। बाद में असलियत जाहिर कर दी कि वो अल्पा है। वो पोरस के दिमाग में आकर बोली, मैं हूँ अल्पा। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। बिली डोना ने मेरी बेटी को अगवा किया है, पता नहीं वो उसे कहाँ ले गई है। पोरस ने कहा, यह पारस मक्कारी दिखा रहा है। उसने बिली के जरिए अपनी बेटी को तुमसे छीन लिया है। बिली ने बेटी को बाप के पास पहुंचा दिया है। पारस अपनी बेटी की अगवा से बेखबर था। मैंने उसे ये बात बताई है। अब वो मुझे इल्ज़ाम दे रहा है कि मैं बेटी की हिफाजत करने में नाकाम रही हूँ। इसलिए हम में से जो बेटी को तलाश करके हासिल करेगा, बेटी उसी के पास रहेगी। और तुम नहीं चाहती कि बेटी बाप के पास रहे? मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी। बेटी उसके पास रहेगी तो मुसलमान हो जाएगी। यह तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि वो मुसलमान बनकर परवरिश पाती रहे। तुम कोई ऐसी तदबीर करो कि पारस से पहले मेरी बेटी को बिली से छीन कर मेरे पास ले आओ। मैं हमेशा तुम्हारे काम आती रही हूँ। आइंदा भी हम दोस्त रहेंगे। प्लीज़ मेरी बेटी को पारस के पास ना पहुँचने दो, उसे मेरे पास ले आओ।
बिली डोना किस मुल्क में है? भारत में है। ओह गॉड, मैं हजारों मील दूर हूँ। मैं भारत के शहर मुंबई आ रहा था, लेकिन नीलमा ने त्यारे को हाईजैक करके तिलबैब पहुंचा दिया है। वो कहती है कि उसका पोता टीआर भाटिया इसी त्यारे में सफर कर रहा था। अब वो इसराइल जैसे छोटे मुल्क में रहेगा तो वो उसे बार बार राब्ते करके उसकी याददाश्त वापस लाएगी, उसे फरहाद के तनवीमी अमल के असर से निकालेगी। टीआर भाटिया को जहन्नुम में जाने दो, मेरी बेटी के लिए कुछ करो। तुम किसी तरह मालूम करो कि बिल्ली तुम्हारी बेटी को किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगी या भारत में ही रहेगी। ऐसा ना हो कि मैं भारत में आऊं तो वो किसी दूसरे मुल्क में जा चुकी हो। मैं कैसे मालूम करूं? वो मुझे अपने दिमाग में नहीं आने देती। हेल्पा, अक्ल इस्तेमाल करो। तुम्हारी बेटी 2.5 बरस की है, आंखों से देखती है, ख्वाह किसी को ना पहचान सके, कानों से आवाजें सुनती है, ख्वाह हर तरह की आवाज ना समझ सके। तुम बेटी के दिमाग में रहकर उसके आसपास की आवाजें सुन सकती हो। दूसरे बोलने वालों के लबो लहजे के जरिए उनके दिमागों में पहुंचकर बहुत कुछ मालूम कर सकती हो। वाकई तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपनी बेटी के जरिए बहुत कुछ मालूम कर सकती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ, जो मालूमात हासिल होंगी वो तुम्हारे पास आकर बताऊंगी। उसकी बेटी मोना सिर्फ मामा, पापा और ताता जैसे अल्फाज बोलती थी। मोना की एक मखसूस आवाज और अंदाज था। एल्पा उसकी आवाज और लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में पहुंच गई। उस बच्ची का दिमाग अभी अपनी जाती और पराई सोचों से खाली था। वह सुनी हुई बातें समझ नहीं पाती थी, इसलिए सोच की बाकायदा लहरें नहीं बनती थी। लेकिन उसके करीब बिल्ली या कोई और बातें करता तो एल्पा उन्हें सुनकर समझ सकती थी। फिलहाल उसके आसपास कोई नहीं बोल रहा था, अलबत्ता हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ बता रही थी कि बिल्ली उसकी बेटी को हेलीकॉप्टर में कहीं ले जा रही है। भारत में कोई प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी नहीं थी और इंडियन एयरलाइन से कोई हेलीकॉप्टर मुल्क से बाहर जाने के लिए किराए पर नहीं मिलता था। वह भारत के अंदर ही एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर जा रही थी। एल्पा इंतजार करने लगी। घंटे 2 घंटे बाद मालूम हो सकता था कि वो किस शहर में पहुंची है। उसने पोरस के पास आकर उसे बताया कि वो अपनी बेटी के जरिए हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रही है। शायद वह मुंबई से दिल्ली जा रही होगी। पोरस ने कहा वो मुंबई से किसी फ्लाइट के जरिए किसी दूसरे मुल्क की तरफ जा सकती है। हो सकता है वो मुंबई में खतरा महसूस कर रही हो, इसलिए दिल्ली से किसी फ्लाइट के जरिए दूसरे मुल्क जाना चाहती होगी। मैं हर 10-15 मिनट के बाद अपनी मोना के दिमाग में जाती रहूंगी। उसने एक छोटे से शहर में जाकर एक होटल में क्याम किया। वहां कमरे में बैठकर हर 10-15 मिनट के बाद बेटी के दिमाग में जाने लगी। उसे बहुत दूर मुंबई के एक बंगले के बेडरूम में नन्ही मोना तनहा थी। वो एक कालीन पर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे कीमती खिलौने बिखरे हुए थे और उसके पीछे एक बड़ा सा कैसेट रिकॉर्डर ऑन था और इस रिकॉर्डर से हेलीकॉप्टर के परवाज करने की आवाज़ उभर रही थी। एल्पा यही आवाज़ सुनती रही थी। फिर ऐसी आवाज़ उभरी जैसे हेलीकॉप्टर कहीं उतर गया हो। उसके गर्दिश करते हुए पंखे आहिस्ता आहिस्ता थम रहे थे। तेजी से चलते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर एक कार के दरवाजे खुले और बंद हुए। कार तेज रफ्तारी से जाने लगी। उस कार के रिकॉर्डर से मैडोना के गाने की धीमी धीमी आवाज़ उभर रही थी। तकरीबन 1.25 घंटे बाद वो कार रुक गई। बहुत सी औरतों और मर्दों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक औरत की आवाज़ वाज़ेह थी। वो कह रही थी, मेम साहब ये मछली एकदम ताज़ा है, एक कांटे वाला रोहू है, 30 रुपये में ले लो मेम साहब। बिली डोना की आवाज़ उभरी, मछली नहीं लेना है, जाओ पीछा छोड़ो। ओह नॉनसेंस, ये इंडियन लोग पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। फिर कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। बिल्ली की आवाज़ उभरी, क्या ये लॉन्च मुंबई जाएगी? हाँ जी, बस जाने ही वाली है। फिर ऐसी आवाज़ें आती रहीं जैसे वो टिकट खरीद कर लॉन्च में आ गई हो। लॉन्च के इंजन की आवाज़ से पता चला कि वो समुंदर में तेज़ी से जा रही है। एल्पा ने पोरस के पास आकर कहा, वह हेलीकॉप्टर किसी साहिल इलाके में उतरा था। बिल्ली किसी मछली घाट से गुजरकर एक लॉन्च में सवार हो गई है और वह लॉन्च मुंबई जा रही है। पोरस ने कहा, बिल्ली सीधे रास्ते से मुंबई जा सकती थी, मगर बहुत घूम फिर कर जा रही है ताकि वो तुम्हारी नज़रों में ना आए। तुम इसी तरह अपनी बेटी के दिमाग में जाती रहो। वो जाकर जहां पनाह लेगी हमें उस जगह का इल्म हो जाएगा। पोरस, तुम्हें भारत आना चाहिए। अगर बिल्ली मुंबई से किसी फ्लाइट में सवार नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो किसी दूसरे मुल्क नहीं जा रही है। फिर मैं भारत के लिए यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। एल्पा उसके दिमाग में से निकलकर फिर बेटी के दिमाग में आ गई। उसे रंग बिरंगे खिलौने यूं दिखाई दे रहे थे जैसे बेटी ख्यालों में खिलौनों को देखकर उनसे खेल रही हो। इस नन्ही मोना के दिमाग पर कैसेट रिकॉर्डर से उभरने वाली आवाज़ें हावी थीं। इस बेडरूम से ज़रा दूर सानी और पारस ड्राइंग रूम में बैठे एक टीवी स्क्रीन पर नन्ही मोना को देख रहे थे और उस कैसेट रिकॉर्डर से उभरने वाली आवाज़ें सुन रहे थे। जब से अल्पा एंटी टेलीपैथी दवा के खौफ से भागती फिर रही थी, तब से सानी और पारस उसका पीछा करते रहे थे। वो जिस टैक्सी में सफ़र करती रही थी, सानी उस टैक्सी के ड्राइवर के अंदर खामोशी से मौजूद रही। वो पारस के साथ मुंबई से ट्रेन में सवार हुई थी। उसे ड्राइवर के जरिए मालूम हो रहा था कि अल्पा किस स्टेशन से ट्रेन में सवार होने वाली है। उसने काउंटर पर बुकिंग क्लर्क से अल्पा को उसी कैबिन का टिकट दिलवाया था जिसमें वो मौजूद थी। पारस सलमान अफरीदी बना हुआ था। सानी से रुखसत होकर दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया। वो सानी के ताउन से अपनी बेटी को अपने मुंबई वाले बंगले में ले आया था। उन्होंने दूरस नताइज हासिल करने के लिए 2.5 बरस की एक बच्ची 2 दिन पहले अनाथ आश्रम से हासिल की थी।
सानी ने इस बच्ची के नाजुक से कोमल से दिमाग में मामा पापा ताता जैसे अल्फाज बिल्कुल मोना की आवाज़ और लहजे में नक्श कराए थे। वही अनाथ आश्रम वाली बच्ची बेडरूम में खिलौनों के दरमियान खेल रही थी और उसके पीछे कैसेट रिकॉर्डर से आवाज़ उभर रही थी। पारस की असल बेटी मोना दूसरे बेडरूम में सो रही थी। सानी ने मोना को लेकर ट्रेन से उतरने के बाद कार तक मुंबई तक सफ़र किया था और सफ़र के दौरान में मोना के नर्म और नाजुक दिमाग से मामा पापा और ताता जैसे अल्फाज मिटा दिए थे। इस अमल के नतीजे में अल्पा ख्याल ख्वानी के जरिए अनाथ आश्रम वाली डमी मोना के दिमाग में पहुंच गई थी। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी होगी कि सानी और पारस नन्ही मोना को एक यहूदी माँ के साय से निकालकर अपने माहौल में परवान चढ़ाने के लिए ऐसी चालें चल रहे थे। उनकी ये चाल सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी। इससे आगे दूसरी चाल चलने के लिए उनके पास नताशा और नतालिया दो मोहरों के तौर पर थीं और वे इन बहनों को अभी एक्शन में लाने वाले थे। अमेरिका, इसराइल, महाराज, गुरुदेव और पोरस वगैरह पर यह जाहिर किया गया था कि महाराज अपने तौर पर चालने चलने के बावजूद नताशा और नतालिया को कैदी बनाकर नहीं रख सका। नीलमा उन बहनों को महाराज से छीन कर ले गई थी। नीलमा का ये रोल सानी अदा कर रही थी और तमाम मुखालफिन अब तक यही समझ रहे थे कि नीलमा ने इन बहनों को कहीं छुपा कर रखा है। सानी ने इन बहनों पर चंद रोज पहले तनवीमी अमल किया था। ये बात उनके जहनों पर नक्श की थी कि उन्हें नीलमा ट्रैप करके ले गई थी और उन पर तनवीमी अमल किया, लेकिन बार बार जिस्म बदलने के बायस उसकी आत्मा शक्ति कमज़ोर हो गई है, इसलिए उसका तनवीमी अमल देर पा नहीं होता। लिहाजा दोनों बहनों ने यह तय कर लिया था कि मामूला और ताबेदार बनकर नीलमा को धोखा देती रहेंगी, फिर मौका मिलते ही वहां से फरार हो जाएंगी। सानी ने पारस से कहा, अब इन्हें फरार होने का मौका देना चाहिए। कैसेट रिकॉर्डर के जरिए जिस लॉन्च की आवाज़ उभर रही है वो मुंबई के साहिल पर पहुंचने वाली है। उससे पहले मैं नताशा और नतालिया को इसी साहिल पर ले जा रही हूँ। वो ड्राइंग रूम से उठकर बंगले के बाहर पोर्च में खड़ी हुई कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। नताशा और नतालिया से बंगले के एक और कमरे में थी। सानी ने उनके दिमागों को अपने कंट्रोल में लिया। वह दोनों अपने सामान का एक एक बैग और डमी मोना को उठाकर तेजी से चलती हुई बंगले के बाहर उसी कार की अगली सीट पर आकर बैठ गई जिसकी पिछली सीट पर सानी बैठी हुई थी। वह मामूला और ताबेदार थी, सानी की मर्जी के बगैर उनकी मौजूदगी को समझ नहीं सकती थी। नताशा तेजी से कार ड्राइव करते हुए मुंबई के उस साहिल की तरफ जाने लगी जहां लॉन्चें लंगर अंदाज होती थी। डमी मोना नतालिया की गोद में थी और कैसेट रिकॉर्डर पिछली सीट पर सानी के पास था। दूर एक होटल के कमरे में बैठी हुई अल्पा उठकर बाहर अपनी कार में आ गई, फिर इसे तेज रफ्तारी से ड्राइव करते हुए मुंबई की तरफ जाने लगी। वो अपनी बेटी के दिमाग में आते जाते हुए आवाज़ें सुन रही थी। वो मुंबई उस वक्त पहुंची जब कैसेट रिकॉर्डर वाली लॉन्च भी एक साहिल पर पहुंच रही थी। वो तवज्जो से रिकॉर्डर की आवाज़ें सुन रही थी। उसने बिली डोना की आवाज़ सुनी। वो एक औरत से कह रही थी, प्लीज़ इस बच्ची को ज़रा संभालो, मुझे बताओ क्या इस घाट में औरतों का टॉयलेट है। दूसरी औरत की आवाज़ सुनाई दी, हाँ बच्ची मुझे दो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें टॉयलेट में पहुंचाऊंगी। थोड़ी देर तक कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, फिर एक दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। इसके साथ ही उस औरत का सख्त लहजा सुनाई दिया, खबरदार ज़रा भी हरकत न करना, इस रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ है। हमें बताओ तुम कौन हो। हमने तुम्हारी गर्दन के पीछे मास्क मेकअप का जोड़ देखा है। तुमने मास्क मेकअप किया और इस बच्ची को कहीं से अगवा करके लाई हो। बिली की आवाज़ सुनाई दी, मैंने किसी की बच्ची नहीं चुराई है, ये मेरी बच्ची है। ये सच है कि मैंने मास्क मेकअप किया है, मगर तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंच रहा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रकम की ज़रूरत है। अपने ये बैग हमारे हवाले करो और अपने बारे में जब तक सच नहीं बोलोगी ये बच्ची तुम्हें नहीं मिलेगी। सिस्टर, तुम इसके चेहरे से मास्क नोच लो। एल्पा को पता चला कि बिली को रिवॉल्वर की जद में रखने वाली दो औरतें हैं। बिली जिद कर रही थी कि चेहरे से मास्क नोचकर निकालने नहीं देगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दरमियान जद्दोजहद हो रही है। फिर उस औरत की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, अरे ये तो बिली डॉन है, ये किसकी बच्ची अगवा करके ले जा रही है। उसी वक्त एल्पा ने अपनी कार एक जगह रोककर उस औरत के दिमाग में पहुंचकर कहना चाहा कि बिली उसकी बेटी को अगवा कर रही है। एल्पा की ख्याल ख्वानी की लहरें नताशा के दिमाग में पहुंची। उसने सांस रोक ली। एल्पा ने दूसरी तीसरी बार उसके अंदर पहुंचकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वो सानी की मर्जी के बगैर एल्पा को दिमाग में एक लफ्ज़ भी बोलने की इजाज़त नहीं दे सकी थी। एल्पा ने मजबूर होकर फिर कार स्टार्ट की। वो साहिल के करीब पहुंच रही थी। उसने फिर बेटी के दिमाग में पहुंचकर आवाज़ सुनी और चौंक गई। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से गोली चलने का धीमा सा खटका हुआ था। बिली डोना की आखिरी कराह सुनाई दी थी, फिर भागते हुए कदमों की आवाज़ें उभर रही थीं। एल्पा को बिल्ली के दिमाग में पहुंचकर उसके मुर्दा होने की तस्दीक करना चाहिए थी, लेकिन अपनी बेटी की अहमियत ज़्यादा थी और वह दो औरतें उसकी बेटी को ले जा रही थीं। उसी वक्त सानी ने नताशा, नतालिया और डमी मोना को वहां पहुंचा दिया था। वो दोनों बहनें डमी मोना को उठाए कार से उतरकर टैक्सी स्टैंड की तरफ दौड़ने लगी। दूसरे रास्ते से अल्पा अपनी कार ड्राइव करती आ रही थी। उसने दूर से दोनों बहनों को एक टैक्सी में बैठते हुए देखा और पहचान लिया। पूरी कुव्वत से चीख कर कहा, नताशा, नतालिया, रुक जाओ, मैं एल्पा हूँ, पोरस की और तुम्हारी दोस्त। उस वक्त तक टैक्सी आगे निकल गई थी। एल्पा की कार के आगे दो हैवी ट्रक बेतरतीबी से रास्ता रोके हुए जा रहे थे। वो बार बार हॉर्न बजाकर रास्ता मांग रही थी। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला।
वो तेज रफ्तारी से ड्राइव करने लगी। पोरस को मुखातिब करके बोली, मेरे और तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने अभी नताशा और नतालिया को देखा है। वो बेलिडोना को गोली मारकर मेरी बेटी को लेकर आगे एक टैक्सी में जा रही हैं। मैं उनके दिमाग में पहुंचकर उन्हें दोस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाना चाहती हूँ, लेकिन वो सांसें रोक लेती हैं। पोरस ने खुश होकर कहा, अल्पा, तुम बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है वो दोनों बहनें नीलिमा की कैद से किस तरह निकल आई हैं। उनके हालात मालूम करो, किसी भी तरह उनके दिमागों में पहुंचो या उस टैक्सी को रोको। पता नहीं वो कहाँ भटक रही हैं। उसी वक्त सानी ख्याल ख्वानी के जरिए दोनों बहनों के अंदर पहुंच रही थी। उनके ख्यालात बता रहे थे कि पराई सोच की लहरें बार बार दिमाग में आना चाहती हैं और वो उन्हें भगाती जा रही हैं। सानी ने उन बहनों की सोच में कहा, अब हम सांस रोककर पराई सोच की लहरों को नहीं भगाएंगे। जरा देर बाद अल्पा ने नताशा के अंदर आते ही कहा, मैं अल्पा हूँ, सांस ना रोकना। पोरस तुम दोनों की तलाश में भटक रहे और अभी नतालिया की गोद में जो बच्ची है वो मेरी बेटी है। मैं तुम्हारे पीछे कार में आ रही हूँ। नताशा ने कहा, अच्छा तो तुम अपनी बेटी को हासिल करने के लिए हमारे पीछे आ रही हो, हमें पोरस का हवाला दे रही हो ताकि तुम हमें ट्रैप कर सको। कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी और पोरस की दोस्त हूँ। नताशा सानी की मर्जी के मुताबिक बोल रही थी। पहले हमें महाराज ने काले जादू के जरिए इस मुल्क में बुलाया, वो हमें हलाक करना चाहता था, फिर नीलमा उसके रास्ते की दीवार बन गई। वो हमें महाराज से छीन कर ले गई, लेकिन उसकी आत्मशक्ति और सलाहियतें बार बार जिस्म बदलने के बायस कमजोर हो गई हैं। उसने हम पर तनवीमी अमल किया, मगर वो देर पा नहीं रहा। वो 12 घंटों तक तपस्या में मसरूफ रहने वाली है। हम इस मौके से फायदा उठाकर उसके बंगले से चले आए हैं। अल्पा ने कहा, तकदीर तुम्हारा साथ दे रही है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें पोरस के पास पहुंचा दूंगी। सॉरी, अब हम किसी टेलीपैथी जानने वाले हवाली पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर तुम दोस्त हो तो दोस्ती का सबूत दो, हमें बताओ पोरस कहाँ है। हम उसके पास पहुंचने के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे हवाले कर देंगे। मैं दोस्त बन रही हूँ और तुम दुश्मन की जुबान बोल रही हो। मैं अभी अपनी बेटी तुमसे लूंगी, तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, तुम्हें जख्मी करके तुम्हारे दिमाग में घुस के जलजले पैदा करूंगी। तुम मेरे कदमों में गिरकर मेरी बेटी को मेरे हवाले करोगी। नताशा ने कहका लगाकर कहा, नतालिया, चाकू खोलकर बच्ची की गर्दन पर रखो। जैसे ही अल्पा करीब आए, इसकी बेटी की गर्दन तन से अलग कर दो। अरे अल्पा सुनो, बेटी की जिंदगी चाहती हो तो जहां हो वहीं रुक जाओ, हमें किसी भी पहली फ्लाइट से तेल अबैब जाने दो। तुम किसी दूसरी फ्लाइट में आओ, तुम्हारी बेटी तुम्हें पोरस से मिल जाएगी। नतालिया एक चाकू खोलकर उसका फल बच्ची की गर्दन के करीब ले आई थी। अल्पा ने चीख कर कहा, चाकू हटा लो, मैं पीछा नहीं कर रही हूँ, तुम दोनों तेल अबैब जाओ, मैं रुकावट नहीं बनूंगी। चाकू हटा लो, मेरी बेटी को जिंदा रहने दो। अल्पा ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पोरस के पास पहुंचकर झुंझलाकर नताशा से होने वाली बातें बताने लगी। पोरस ने तमाम बातें सुनकर कहा, अल्पा जरा ठंडे दिमाग से सोचो, वो दोनों बहनें बार बार ट्रैप की जाती रही हैं। उनकी जगह तुम होती तो तुम भी किसी पर भरोसा नहीं करती। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुम्हें इत्मीनान होना चाहिए कि बेटी मिल गई है, वो हमारे पास है। तुम किसी भी फ्लाइट से यहाँ आओ, मैं नन्ही मोना को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अच्छी बात है, मैं तेल अबैब पहुंच रही हूँ। वह दिमागी तौर पर कार की स्टीयरिंग सीट पर हाजिर हो गई। एक गहरी सांस लेकर सोचने लगी कि उसने अमरीकी और इसराइली काबरीन के इजलास में पहली बार मुझे चैलेंज किया था। उसकी कोई कमजोरी मेरे हाथ में नहीं है। मैंने इस चैलेंज के जवाब में यह झूठ कहा था कि एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करने वाला उसके मोहल्ले में उसकी खुफिया रिहाजगाह की तरफ आ रहा है। तब से वो टेलीपैथिक इल्म की सलामती के लिए भाग रही थी और भटक रही थी, और अब बेटी की जिंदगी भी दांव पर लग रही थी। उसने बेख्तियार अपने दोनों कान पकड़े और दिल में कहा, आइंदा कभी फरहाद अली तैमूर को चैलेंज नहीं करूंगी। वह मुझे चैलेंज करके पछता रही थी, जबकि मैंने उसे सिर्फ दौड़ाया था। असल चालबाजी सानी और पारस की थी। पारस मक्कारी दिखाने में कुछ कम ना था। उस पर सानी जैसी मक्कार, मुआमला फहम और हाजिर दिमाग साथियों से मिल गई थी। दोनों ने सिर्फ एक कैसेट रिकॉर्डर के जरिए अल्पा को जैसा चक्कर दिया, इस चक्करबाजी में पोरस भी घन चक्कर बन गया था। उसे भी यकीन हो गया था कि बेलिडोना ने अल्पा की बेटी मोना को अगवा किया है और उस बच्ची को कभी हेलीकॉप्टर में कभी लॉन्च में ले जा रही है। फिर सानी और पारस ने उस कैसेट ड्रामा में हकीकत का रंग भरने के लिए नताशा और नतालिया को पेश किया तो पोरस के दिल में इससे शुबहे की गुंजाइश नहीं रही कि कोई उन्हें उल्लू बना रहा है। सानी ने बंगले में वापस आकर पारस से कहा, मैं एयरपोर्ट तक गई थी। नताशा और नतालिया डमी मोना को लेकर तेल अबैब जाना चाहती थी, लेकिन उनके पासपोर्ट में डमी मोना की एंट्री नहीं थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए मुतल्लिका अफसरान को ट्रैप करके नताशा के पासपोर्ट में मोना की एंट्री करा दी। पारस ने पूछा, अल्पा कहाँ है और क्या कर रही है? मैंने नताशा के जरिए उसे धमकी दी थी कि वो बेटी के करीब आएगी तो बेटी उसे जिंदा नहीं मिलेगी। वो बेचारी बेटी की सलामती के लिए करीब नहीं गई। अगर जाती और डमी मोना को लेती तो हमारी मेहनत और मक्कारी रायगां जाती। पारस ने कहा, तुम्हारी शैतानी चाल का जवाब नहीं है। मेरी चालों में उलझने वाले दुश्मन कहते हैं कि मैं शैतान से पहले पैदा हुआ था और मैं तन्हा हूं। शैतान तन्हा नहीं हुआ था, उसकी एक मुअन्नस भी थी, क्यों है ना? जो तुम्हारी मुअन्नस है उसी से पूछो, उससे पूछना बेकार है। वो मुझसे इनकार करती है मगर दिल ही दिल में कुर्बान होती रहती है।
मैं अपने बारे में तुम्हें समझा दूं कि खुशफहमी में न रहना। मैं लोहे का चना हूं, चबाने वालों के दांत तोड़ देती हूँ। अचानक पारस के हलक से चीख निकली। वह दोनों हाथों से सर को थामकर चीखने और हाँफते हुए बोला, कौन है ये, कौन है? सानी, फौरन मेरे अंदर आओ। ये कहते ही वो दूसरी बार चीख मारकर फर्श पर गिरा और माहिया भी आपकी तरह तड़पने लगा। सानी दौड़ती हुई आई। उसने उसके अंदर पहुंचकर देखा, दिमाग में हलचल मची हुई थी। वो लरज रहा था। वो बेख्तियार उससे लिपट कर बोली, कौन है, किसकी शामत आई है? जो कोई मर्द का बच्चा है वो मेरे दिमाग में आकर मर्दानगी दिखाए। पारस उससे लिपटा हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर वो कराहते हुए बोला, नहीं सानी, किसी और मर्द को ना बुलाओ, मैं तन्हा तुम्हें बाजू में समेट लेने के लिए काफी हूं। हाय, मेरी आगोश में बाहर का मौसम सिमटा है। वह तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बदमाश कहीं के। मैं भूल गई थी कि तुम्हारा दिमाग अजूबा है। दिल में चोर छुपा हो तो ऐसी बातें याद नहीं रहती। बस अब गैरियत ना दिखाओ, मुझे लोहे का चना चबाने दो। वो एकदम से ढीली पड़ गई। इसराइली हुकाम और दूसरे सरकारी ओहदेदारान इतना ही जानते थे कि इटली से परवाज करने वाले त्यारे को नीलमा ने हाईजैक करके इसराइल पहुंचाया था, क्योंकि उसमें उसका पोता टीआर भाटिया सफर कर रहा था। वो चाहती थी कि उसका पोता इसराइल में रहे। हकीकतन ऐसी कोई बात नहीं थी। अव्वल तो टीआर भाटिया का कोई वजूद नहीं था। मैंने ये कहकर सभी को यकीन दिलाया था कि ईरान में टीआर भाटिया को कत्ल नहीं किया गया, वो जिंदा है। इत्तफाक से नीलमा भी जहरीली बनकर अपनी पिछली जिंदगी भूल गई थी। हमें से कोई नहीं जानता था कि वो पोरस के साथ है। सानी ने खुद को नीलमा जाहिर करके उस त्यारे को इसराइल पहुंचाया था। वो तैयारे इसराइल में उतरने के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। नीलमा और पोरस को इसराइल पहुंचकर छुपने का मौका मिल गया। इसराइली आर्मी इंटेलिजेंस तक यह खबर पहुंच गई थी कि वो जहरीली औरत या मर्द तिल अबैब पहुंच गए हैं और वहां के शहरियों के लिए मौत बनने वाले हैं। इंटेलिजेंस वाले शहरियों को खौफ और रास में मुब्तला नहीं करना चाहते थे, इसलिए बड़ी राजदारी से नीलमा और पोरस को तलाश कर रहे थे। वो सुरागरसा ख्याली टीआर भाटिया को भी इसलिए तलाश कर रहे थे कि उसके पास कई बड़े ममालिक के खुफिया दस्तावेजात महफूज थीं। पोरस कई बार नीलमा को समझा चुका था कि वो दूसरों से जरा दूर रहा करे। तिल अबैब के मुजाफात में पोरस का एक छोटा सा मामूली मकान था, जहां वो पिछली बार नताशा के साथ छुपकर रह चुका था। वो इसी मकान में नीलमा के साथ छुपकर रहने के लिए आ गया। कितने ही शहरों में कितनी ही जवान औरतें जवान मर्दों के साथ रहती हैं। सड़कों पर, बाजारों में, होटलों और क्लबों में अपने मर्दों के साथ घूमती फिरती और नाचती गाती हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि वो कौन है, क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं। अलबत्ता शुबा होने पर उनके मुतालिक इंक्वायरी होती है। पोरस को यह अंदेशा नहीं था कि उन पर शुबा किया जाए। वो जिस दिन तिल अबैब पहुंचा उस दिन शाम तक नीलमा के साथ घूमता फिरता रहा, ताकि मजीद 2-4 खुफिया पनागाहें अपनी नजरों में रखे। खाने के वक्त वो पैक किया हुआ खाना होटल से लेकर घर आता था। नीलमा को डिस्पोजेबल प्लेट में खिलाता और डिस्पोजेबल गिलास में पानी पिलाता था। फिर उस प्लेट और गिलास को जला डालता था। बाहर तफरी के दौरान में नीलमा का दिल कुछ खाने पीने को चाहता था, मगर वो अपनी इस ख्वाहिश को कुचल देती थी। तिल अबैब में एक दिन गुजर गया, फिर रात आ गई। पोरस खाने का सामान पैक करा के नीलमा के साथ अपने मकान में आया। उस वक्त एल्पा ने उसे राब्ता करके पहले तो बेटी के अगवा होने का दुखड़ा सुनाया। पोरस खाने के दौरान में उसे मशवरे देता रहा कि वो बेटी के दिमाग में रहकर बिली डोना की मसरूफियात के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकती है। खाने के बाद वो थोड़ी देर तक नीलमा से बातें करता रहा। फिर उसने कहा, आधी रात होने को है, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। वो बोली, पता नहीं तुम में कैसी कशिश है, मैं तुम्हारी सलामती के लिए अपनी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, मगर दिल चाहता है तुम्हें अपने सामने देखती रहूं और बातें करती रहूं। तुम दिन रात बातें करो और मुझे देखती रहो, लेकिन सोने के वक्त सो जाया करो। चलो उठो, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बात मान लेती हो। वो कुर्सी से उठ गई। पोरस उसके साथ कमरे में आया। फिर बोला, बिस्तर पर लेट जाओ, मैं बाहर से दरवाज़ा बंद रखूंगा। किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो मुझे आवाज़ दे सकती हो, मैं साथ वाले कमरे में रहूंगा। उसने उसे कमरे में छोड़कर बाहर आकर दरवाजे को लॉक कर दिया, ताकि नीलमा रात को किसी वक्त बाहर ना निकल सके। वो भी अपने कमरे में आकर सोना चाहता था। उस वक्त एल्बा ने उसे मुखातिब करते हुए खुशखबरी सुनाई कि नताशा और नतालिया नजर आई हैं और उसकी बेटी मोना उन बहनों के पास है। ये पोरस के लिए वाकई खुशखबरी थी। जिसे बहन मानता था और जिस महबूबा को दिलो जान से चाहता था, वो दोनों दुश्मन नीलमा की कैद से निकल आई थी। पोरस को जरा शुबा नहीं हुआ कि सानी और पारस ने कोई चाल चली है। एल्पा इस बात पर एतराज़ कर रही थी कि वो दोनों बहनें उसकी बेटी मोना को जबरन अपने साथ ले जा रही हैं और वो वादा कर रही हैं कि तिल अबैब पहुंचकर वो मोना को एल्पा के हवाले करेंगी। पोरस के दिमाग में फ़ौरन ये बात आई कि मोना को अपने पास ही रखना चाहिए, एल्पा की ममता से फ़ायदा उठाना चाहिए। मोना अपने पास रहेगी तो वो बेटी की सलामती के लिए हमेशा टेलीपैथी के जरिए उनके काम आती रहेगी। उसने एल्पा को समझाया कि वो सब आपस में दोस्त हैं, उसे भरोसा करना चाहिए। जब वो तिल अबैब आएगी तो मोना को ज़रूर उसकी गोद में दिया जाएगा। एल्पा को समझाने में काफ़ी रात गुजर गई, फिर वो चली गई। पोरस ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। वो कुर्सी से उठकर बिस्तर पर आया। दिल ने कहा सोने से पहले खिड़की से झांक कर नीलमा को देखे।
वो बेदारी के दौरान में उस पर गहरी नजर रखता था। वो अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया, दबे कदमों चलता हुआ दूसरे कमरे की खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की खुली हुई थी, उसकी चौखट पर लोहे की जालियां लगी हुई थी। उसने जालियों से झांक कर देखा, वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, बिल्कुल खामोश थी, जैसे सो रही हो, लेकिन आंखें खुली हुई थी। वो आंखें खिड़की की तरफ देख रही थी। पोरस से उसकी निगाहें मिल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो देखते हुए भी नहीं देख रही है। उसने आवाज दी, नासरा। उसने जवाब नहीं दिया, जैसे सुना ही ना हो। उसने दूसरी बार उसे आवाज दी, लेकिन वो टस से मस न हुई, पलकें भी नहीं झपक रही थी। बाज अफराद जब सोते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं। पोरस को यकीन हो गया कि वो गहरी नींद में है। अगर जागती रहती या कच्ची नींद में होती तो मुखातिब करने पर जरूर जवाब देती और उठकर बैठ जाती। वो मुतमईन होकर वापस जाना चाहता था, फिर एकदम से चौंक गया। उसने मुखातिब किया था, पोरस। नीलमा की आवाज़ उसे अपने दिमाग के अंदर सुनाई दी थी। उसने पलट कर देखा, वो पहले की तरह आंखें खुली रखे सो रही थी और हरकत नहीं कर रही थी। उसने बेयकीनी से सोच के जरिए पूछा, नासरा, ये तुम हो? तुम मेरे दिमाग में हो? ऐसा कहते वक्त वो नीलमा को उसी तरह नींद की हालत में देख रहा था, लेकिन उसकी सोच की लहरें कह रही थीं, पोरस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंची हुई हूं, तुम्हें देख रही हूं। तुम मेरे कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर मुझे देख रहे हो। ये तो तुम आंखें खुली रखकर मुझे देख रही हो। ठहरो, मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। वो तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में आया। अब वो नजर नहीं आ रही थी और वो उसे नजर नहीं आ रहा था। वो अपना सर खुजाते हुए सोचने लगा, मैं अब भी सोच की लहरों को महसूस कर रहा हूँ, क्या ये नासरा ही है? वो बोली, तुम सर खुजाते हुए सोच रहे हो कि मैं वाकई नासरा हूँ या नहीं? मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ख्वाब में देख रही हूँ, मगर तुम्हारे दिमाग के अंदर कैसे पहुंची हुई हूँ? तुम्हारे इस अमल से साबित हो रहा है कि तुम टेलीपैथी जानती हो। तुम्हारे अंदर के जहर ने इस इल्म को और तुम्हारी जिंदगी के तमाम वाकयात को भुला दिया है। आज इत्तफाक से तुम नींद की हालत में ख्याल ख्वानी कर रही हो। यह अच्छा मौका है, तुम भूली हुई बातें याद करने की कोशिश करो। सोचो, तुम कौन हो? तुम्हारा सबसे अजीज और करीबी रिश्तेदार कौन है? तुम कौन हो? सोचो नासरा। हो सकता है तुम्हारा नाम नासरा ना हो, कोई और नाम हो। जरा अपने जहन पर जोर डालो। उसने चुप रहकर महसूस किया। अब उसके दिमाग में सोच की लहरें नहीं थी, वो चली गई थी। शायद अपनी पिछली जिंदगी को याद करने की कोशिश करने गई होगी। पोरस की टेलीपैथी बहाल रहती तो वो उसके ख्वाबीदा दिमाग में जाकर मालूम करता कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही है या ख्वाब में कहीं भटक रही है। वह थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा कि वो कुछ याद करने के बाद उसके दिमाग में आएगी, लेकिन वो नहीं आई। वो फिर अपने कमरे से निकलकर खिड़की के पास आया। वो पहले की तरह बिस्तर पर लेटी हुई थी, आंखें भी उसी तरह खुली हुई थी, जैसे खिड़की की तरफ देख रही हो और पोरस से नजरें मिला रही हो। उसने आवाज दी, नासरा। वो बिस्तर पर खामोश लेटी रही। पलकें नहीं झपक रही थी, लेकिन उसके होंठ ठहर ठहर कर हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो। पोरस खिड़की से पलटकर दरवाजे पर आया, फिर दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखते हुए देखा। उसके होंठ खुले हुए थे, सफेद चमकते हुए दांत यूं लग रहे थे जैसे अभी किसी के जिस्म में पैवस्त होना चाहते हों। वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए सोचने लगा, इसके करीब जाना चाहिए या नहीं। आंखें खुली हुई हैं, पता नहीं ख्याल ख्वानी करने के बाद बेदार हो चुकी हैं या अभी तक ख्वाब गफलत में है। होंठ जज्बाती अंदाज में खुले हुए थे, लेकिन सफेद मोतियों जैसे चमकते हुए दांत धमकियां दे रहे थे। गहरी रात के सन्नाटे में बाहर से गीदड़ की मनहूस आवाज सुनाई दे रही थी। वो नीलमा से दूर एक कदम के फासले पर रुक गया, फिर उसे आवाज दी, नासरा, तुम सो रही हो या जाग रही हो? वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। ऐसी वक्त उसके होंठ मुतहरिक हुए, उसके मुंह से एक हल्की सी हाय निकली। हाय पोरस, मैं। आवाज बहुत धीमी थी। वो जरा करीब होकर सुनने लगा। वो कह रही थी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरा जहर खत्म कर दो, मुझे अपने काबिल बना लो, नहीं तो मैं तुमसे लिपट जाऊंगी। आखिरी बार तुम्हें चूमकर तुम्हारे साथ अपनी भी जान दे दूंगी। वो उसकी बड़बड़ाहट सुन रहा था और परेशान हो रहा था। वो किसी दिन किसी लम्हे भी जोश और जुनून में आकर उसके गले का हार बन जाती कि वो अपनी जिंदगी हार जाता। वो दिल की गहराइयों से उसे चाहती थी। एक हक और इंसाफ की बात पहले भी कह चुकी थी कि पोरस उसका इलाज कराए। इस वक्त वो ख्वाबीदा नीलमा के सामने कुर्सी पर बैठकर संजीदगी से सोचने लगा। मेरा दिल कहता था कि यह पुरस्कार है। आज ये भेद खुला कि यह टेलीपैथी जानती है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। अब मुझे किसी तरह भी इसका इलाज कराना होगा, लेकिन इलाज कैसे करूं? सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि वो टेलीपैथी नहीं जानता था। अगर पहले की तरह जानता तो 2-4 तजुर्बेकार डॉक्टरों को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर नीलमा का इलाज कराता। अभी वो जिस अस्पताल में जिस डॉक्टर के पास जाएगा, वहीं से पुलिस केस कहा जाएगा। नीलमा के मुतालिक सवाल किए जाएंगे कि वो कौन है और किस तरह जहरीली बन गई है। उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। कितने ही टेलीपैथी जानने वालों को उसके बारे में मालूम होगा। फिर वो ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन नीलमा जैसी ख्याल ख्वानी करने वाली को अपनी मामूल और कनीज बनाने की कोशिश करेंगे।
ये राज भी खुलेगा कि इस जहरीली का सरपरस्त पोरस है। फिर वो तमाम दुश्मन उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो कुर्सी से उठकर टहलने लगा, बार बार नीलिमा को देखने लगा। आज वो दुनिया के तमाम हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हो गई थी। वो सोच रहा था किसी हिकमत अमली से इस तरह इसे अपनी मुट्ठी में रखेगा कि इसकी टेलीपैथी सिर्फ उसके काम आती रही। पारस डाइनिंग टेबल के कुर्सी पर बैठा हुआ था। सानी किचन में खाना तैयार कर रही थी। बाबा साहब की दायरे में जहानत को चमकाने और जिस्मानी तवानाई बहाल रखने की तरबियत देने के अलावा हर तरह का खाना पकाना भी सिखाया जाता था ताकि होटलों के खाने से परहेज किया जा सके। पारस ने डाइनिंग टेबल पर हाथों से तबला बजाते हुए कहा, सानी भूख लग रही है क्या? किचन में ही रहोगी? वो किचन से आते हुए बोली, खाना तैयार है, जरा सब्र करो। तुम बड़ी देर से सब्र का पैमाना छलका रही हो। सानी ने पीछे से आकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर कहा, क्या भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है? वही सच कह रहा हूं, बड़ी भूख लग रही है। तो फिर मुझे खा लो। वो पीछे थी। पारस उसे खींचकर अपनी आगोश में ले आया, फिर बोला, तुम ऐसी खुराक हो जिसे तिब्बी असूलों के मुताबिक खाली पेट नहीं खाना चाहिए। तुम बोलते खूब हो मगर अमल नहीं करते। ख्वामखा मुझे पकड़ लिया, अब जाने भी दो। इस शर्त पर जाने दूंगा कि 5 मिनट में खाना मेज पर लगाओगी, वरना क्या करोगे? मेरी गिरफ्त में हो, आदमखोर बन जाऊंगा। वह हंसती हुई खुद को छुड़ाकर किचन की तरफ चली गई। पारस ने उसके पीछे आकर कहा, तुम्हारा हाथ बटाऊंगा तो खाना जल्दी मिलेगा। वो खाली प्लेटें, चम्मच और कांटे वगैरह ले जाकर मेज पर रखते हुए बोला, तुमने नताशा और नतालिया की खबर ली है? तुम्हारे ख्याल में अल्पा क्या कर रही होगी? वो मुख्तलिफ किस्म की डिशें मेज पर लाकर रखते हुए बोली। वो दोनों कल रात ही उस बच्ची को लेकर इसराइल के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन अचानक तूफान आने के बायस त्यारे को रूट बदलकर अनकरा के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। अभी वो बहनें अनकरा के एक होटल में हैं। वो पारस के बराबर एक कुर्सी पर बैठकर खाने लगी। पारस ने कहा, अल्पा इस बच्ची के दिमाग में जाती होगी और उन बहनों के हालात मालूम करती होगी। हाँ, वो जरूर ऐसा कर रही होगी। वो उन दोनों के पीछे दूसरी फ्लाइट में गई होगी। वो उस बच्ची के अंदर रहकर ये मालूम कर चुकी होगी कि नताशा और नतालिया अनकरा पहुंची हुई हैं। इस तरह वो भी रूट बदलकर अनकरा जा सकती हैं। फिर तो वो अनकरा के उस होटल में जाएगी और डमी मोना को देखकर समझ लेगी कि उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। आज सुबह जब तुम सो रहे थे तो मैं नताशा के पास गई थी। वो मेरे अहकामात की तामील करते हुए डमी मोना को अनकरा के एक यतीम खाने में छोड़ आई थी। वो मेरे दूसरे हुक्म के मुताबिक ये भूल गई है कि उस बच्ची को कहाँ छोड़ कर आई है, लेकिन अल्पा बच्ची के अंदर पहुंचती है। उसे मालूम हो जाएगा कि बच्ची वहां के एक यतीम खाने में है। अल्पा को नहीं मालूम होगा। बच्ची के नाजुक से दिमाग में सिर्फ चंद ही अल्फाज थे, मामा, पापा और ताता वगैरह। मैंने उसके दिमाग से वो तमाम अल्फाज और उनकी अदायगी के लहजे को मिटा दिया है। यह तुमने अच्छा किया। अब अल्पा भटकेगी, बेटी को तलाश करती रहेगी। नताशा और नतालिया को अपनी बेटी की दुश्मन समझेगी। पोरस से भी इख्तलाफात पैदा होंगे। मैंने इसीलिए ऐसी चालें चली हैं। पोरस दिलअबैब में है। अल्पा उसकी दुश्मन बनकर इसराइल में उसका रहना मुहाल कर देगी। नन्ही मोना के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सानी खाना छोड़कर फौरन ही उठ गई, फिर वहां से बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर तक मोना के रोने की आवाज़ आती रही, फिर वो चुप हो गई। सानी उसे एक बाजू में उठाए, दूसरे हाथ से फीडर पकड़कर उसे दूध पिलाते हुए आकर फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पारस से बोली, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह बेसब्री है। भूख लगे तो तुम्हारी तरह शोर मचाने लगती है। मुझसे भी 2 हाथ आ गया है। मैं तो खाने के लिए तुम्हें परेशान करता हूँ, ये तुमसे खाना छुड़ा देती है। देखो, तुम्हें खाना छोड़कर इसका पेट भरना पड़ रहा है। एक माँ को बच्चों के लिए अपना खाना भी छोड़ना पड़ता है। अब तो मैं ही इसकी माँ हूँ। क्या तमाम उम्र माँ बनकर रहोगी? बेशक, जिस तरह मम्मा सोनिया ने मेरी परवरिश की है और मुझे तरबियत दी है, इसी तरह मैं मोना को तालीम और तरबियत दूंगी। मैं इसकी माँ बनकर दिखाऊंगी। वो मोना को लेकर बेडरूम में चली गई। पारस मुस्कुराते हुए खाने लगा। उसी वक्त अल्पा की सोच के लहरों ने उसे मुखातिब किया, मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे दर पर आई हूँ। वो बोला, जब कोई सखी खा रहा हो तो साहिल को उसके दरवाजे पर आकर नहीं मांगना चाहिए। अभी माफ़ करो माई। पारस, क्या मुझे आवाज़ से नहीं पहचान रहे हो? मैं अल्पा हूँ, भूली हुई दास्तां हूँ। कैसे पहचान सकता हूँ? तुमने वादा किया था कि अपनी बेटी मोना को बिली डोना से छीन कर ले आओगे। बिली से राब्ता नहीं हो रहा है। पापा ने कहा है कि उनकी सोच की लहरें भटक कर वापस आ जाती हैं। उसका दिमाग नहीं मिलता है, शायद वो मर चुकी है। हाँ, नताशा ने उसे गोली मार दी है। वो पारस को बताने लगी कि मुंबई के लॉन्च घाट में नताशा और नतालिया ने बिली डोना को हलाक किया था और मोना को उसे लेकर पोरस के पास तेलबैब जा रही थी। रास्ते में तूफान आने के बाद त्यारा रूट बदलकर अनकरा पहुंच गया। अल्पा भी आज दोपहर को अनकरा पहुंची तो अपनी बेटी के दिमाग में ना पहुंच सकी। उसकी सोच की लहरों को नन्ही मोना का दिमाग नहीं मिल रहा था। ऐसे में 2 ही बातें समझ में आ रही थी, या तो वो बच्ची मर चुकी है या उसके दिमाग से मासूम लबो लहजे को मिटा दिया गया है। वो रोने के अंदाज में बोली, मेरी ममता कहती है कि मेरी बेटी जिंदा है। किसी ने तनवीमी अमल के जरिए मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। नताशा, नतालिया और पोरस टेलीपैथी से महरूम है। उन्होंने बच्ची पर अमल नहीं किया होगा। इसके लिए टेलीपैथी जानना जरूरी नहीं है। उन्होंने किसी तनवीमी अमल करने वाले को भारी मुआवजा देकर हमारी बेटी का ब्रेन वॉश किया होगा। अल्पा, तुम बेटी की जुदाई से बहुत परेशान हो गई हो। मैं उसका बाप हूँ। तुमने बच्ची को मुझसे दूर ले जाते वक्त मेरे दिली जज्बात का ख्याल किया था। ये ताने देने का नहीं, अपनी बेटी की सलामती के लिए कुछ करने का वक्त है।
जब मुंबई में तुम्हें बेटी नजर आई तो तुमने मुझे इतला नहीं दी। मैं नताशा से अपनी बेटी को छीन लेता, लेकिन तुमने मक्कारी से सोचा कि यहाँ बेटी मेरे पास चली जाएगी। तुम्हारी नज़रों में पोरस काबिल एतमाद था, इसलिए बेटी को तिलबैब पहुंचकर हासिल करना चाहती थी। जाओ हासिल करो। जिस बच्ची को तुमने दूसरी बार गुम किया है और अब जिससे राब्ते की कोई सूरत नहीं रही है, उसे मैं कहाँ तलाश करूँ? मैं मानती हूँ अब उसे तलाश करना मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम बारहा नामुमकिन को मुमकिन बना चुके हो, और ये तो अपनी बेटी का मामला है। तुम मेरे सामने ख्वाह कितनी ही संगदिली दिखाओ, लेकिन अपनी बेटी के लिए ज़रूर कुछ करोगे। हाँ, मैं इस मसले पर गौर कर रहा हूँ कि अपनी मोना को वापस लाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। वैसे मैं जो करूँगा उसकी खबर तुम्हें नहीं होने दूंगा। आइंदा तुम बेटी का दुखड़ा रोने मेरे पास ना आना। अब जाओ यहाँ से। उसने सांस रोक ली। कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। सानिया ने बेडरूम से निकलकर बैरूनी दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से किसी ने कोड वर्ड्स में कहा, आपके गुलशन में एक फूल खिला है, हम माली हैं, फूल की हिफाजत करना चाहते हैं। सानिया ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक औरत और मर्द खड़े हुए थे। उन्होंने उसे सलाम किया, फिर उसकी इजाज़त से अंदर आ गए। उनके कोड वर्ड से यकीन हो गया कि वो औरत पारस की बेटी मोना की गवर्नेंस बनकर और मर्द इस बंगले का निगरां बनकर बाबा साहब के इदारे से आए हैं। इसके बावजूद सानिया उनके दिमागों में जाकर चोर ख्यालात पढ़ने के बाद मुतमईन हो गई। सुबह पोरस की आंख खुली तो उसे नासरा यानी नीलमा याद आई। पिछली रात का वाक़या आंखों के सामने घूमने लगा। उसने उसे बिस्तर पर सोते देखा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वो गहरी नींद में ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए उसके दिमाग में पहुंच गई थी और हैरान हो रही थी कि वो पोरस के दिमाग में कैसे पहुंची हुई है। यही पोरस के लिए खुशाइंद बात थी कि उसके साथ रहने वाली नासरा टेलीपैथी जानती है और वह आइंदा उसके बहुत काम आने वाली है। उसके इल्म से इस्तिफादा करने के लिए लाजमी था कि नासरा खुद को पहचाने और अपनी पिछली ज़िंदगी याद करे, क्योंकि उसने पिछली रात किसी ख्वाब की रवानी में मुख्तसर सी ख्याल ख्वानी की थी, फिर खामोशी इख्तियार कर ली। मुस्तकिल ख्याल ख्वानी के लिए लाजमी था कि पूरी तरह अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करे, और याद करने के लिए लाजमी था कि तजुर्बेकार डॉक्टरों के जरिए उसका इलाज कराया जाए और उसके अंदर से जहर को ख़त्म करके उसे नॉर्मल बनाया जाए। उसे नॉर्मल बनाने वाली बात पोरस के दिमाग में इस तरह समा गई थी कि सुबह बेदार होते ही वो उसकी ख्याल ख्वानी करने, पिछली ज़िंदगी याद करने और उसका इलाज कराने वाली बातें याद करने लगा। फिर वो बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। दूसरे कमरे के पास आकर उसने खिड़की से देखा। अब वो आंखें बंद करके सो रही होगी, क्योंकि चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो करवट बदलकर सो रही थी। उसने आवाज़ देकर उसे नहीं जगाया, उसे सोने दिया। बाथरूम में जाकर गुसल वगैरह से फारिग होकर किचन में आया। वो रात ही को सुबह के नाश्ते का सामान ले आया था। फ्रिज से मक्खन और जेली वगैरह निकाल कर नाश्ते की तैयारी करने लगा। उसी वक्त पराई सोच की लहरें महसूस हुई। फिर महाराज की आवाज़ सुनाई दी, मैं सूर्य राज यानी महाराज बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो, कैसे आना हुआ? तुम मेरी परेशानी जानते हो। मैं अपने बेटे महेश के लिए बहुत परेशान हूँ। नीलमा ने उसे कैदी बना लिया। मैं उससे रब्ता करना चाहता हूँ मगर वो सांस रोक लेती है। मैं उससे कोई समझौता करना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे बात तक करना गवारा नहीं कर रही है। क्या तुमने पहले कभी उससे दुश्मनी की थी? तमाम टेलीपैथी जानने वालों के दरमियान दोस्ती के बाद दुश्मनी और दुश्मनी के बाद दोस्ती होती रहती है। फिलहाल वो मेरी दुश्मन नहीं है। दरअसल वो अपने पोते टीआर भाटिया के लिए बहुत परेशान है। उसने मेरे बेटे को अगवा किया और फरहाद ने उसके पोते टीआर भाटिया को कैदी बना लिया। टीआर भाटिया कैदी नहीं, आज़ाद है। वो एक त्यारे में सफ़र कर रहा था। नीलमा ने उस त्यारे को अगवा करके इसराइल पहुंचा दिया था। आजकल भाटिया तिलबैब में है। तुम उसे ढूंढकर अपनी गिरफ्त में लोगे तो नीलमा अपने पोते को हासिल करने के लिए तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस कर देगी। मुझे मालूम नहीं था कि उसका पोता तिलबैब पहुंचा हुआ है। तुम्हारे पास आने का यह फ़ायदा हुआ कि भाटिया की निशानदेही हो गई। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उसे अमेरिका और इसराइल के दर्जनों जासूस तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कई बड़े ममालिक के अहम खुफिया दस्तावेजात हैं। फिर ये बात गौर तलब है कि वह फरहाद साहब की कैद से कैसे निकल आया है। क्या उन्होंने उसे अपना मामूल और ताबेदार नहीं बनाया होगा? अकल तो यही कहती है कि फरहाद साहब इसे फरार होने का मौका देकर तुम सबके सामने से चारे के तौर पर पेश करके कोई गहरी चाल चल रहे हैं। हाँ, फरहाद के शिकंजे से कोई निकल नहीं पाता है। यह कोई चाल होगी। वह चाहता होगा कि नीलमा मोहब्बत और ममता से मजबूर होकर पोते के करीब आए और फरहाद उसे दबोच ले। बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि मैं नीलमा से पहले भाटिया को तलाश करके उसे अपना कैदी बना लूं। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो जाओ, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। पोरस, तुम बहुत ज़बरदस्त हो। टेलीपैथी से महरूम हो गए हो। इसके बावजूद टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे ताउन के मोहताज रहते हैं। मैं भी तुम्हारा ताउन चाहता हूँ। इसके बदले में तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हूँ। पोरस ने नाश्ते का सामान डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए खिड़की से देखा। नीलमा बाथरूम गई हुई थी। वो नाश्ते की मेज़ की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मुझसे ये ताउन चाहोगे कि मैं भाटिया को तलाश करके उसे तुम्हारे लिए अगवा करूं? हाँ, बस इतना ही चाहता हूँ। तुम अपनी गैर मामूली जहानत से नीलमा को दूसरे मसाइल में उलझा सकते हो और उससे पहले भाटिया तक पहुंच सकते हो। ठीक है, मैं भाटिया को तलाश करने के लिए तिलबैब जाऊंगा। तुम झूठ बोलकर टाल रहे हो, जबकि अभी तिलबैब में हो। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तिलबैब जाने का किराया तुमसे वसूल करूंगा? मैं झूठा हूं तो मुझसे ताउन की तवक्को क्यों कर रहे हो? प्लीज़ नाराज़ ना होना। मुझे अल्पा ने बताया है कि तुम इसराइल में हो।
बेशक मैं इसराइल में हूँ, लेकिन तिलबैब में नहीं, यरूशलेम में हूँ। तुम्हारी खातिर तिलबैब जाना चाहता था, समझ गए ना? जाना चाहता था, अब नहीं जाऊंगा। तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूँ, गुस्सा थूक दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मेरी ये गलती माफ़ कर दो। एल्पा ने तुम्हारे पास आकर मेरे बारे में क्या कहा है? उसकी बेटी गुम हो गई है। वो उसकी गुमशुदगी का इल्ज़ाम तुम्हें, नताशा और नतालिया को दे रही है। उसका दिमाग चल गया है। मैं उससे उसकी बेटी को छीन कर क्या करूंगा, जबकि वो मेरी दोस्त बनी हुई थी, मेरे काम आ रही थी। एल्पा बहुत खुदगर्ज है, उससे होशियार रहो। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी का इंतकाम तुमसे लेने के लिए मुझसे कह रही थी कि नताशा और नतालिया अनकरा के किसी होटल में, मैं उन्हें तलाश करने में उसकी मदद करूं, काले जादू के जरिए उन बहनों को ट्रैप करूं। तुम उन पर काला जादू करोगे तो मैं भाटिया को तलाश करके नीलमा से दोस्ती करूंगा। मुझे इनका जवाब पत्थर से देना आता है। पोरस, कैसी बातें कर रहे हो? मैं उन बहनों पर काला जादू नहीं करके तुमसे दोस्ती करने और तुमसे ताउन हासिल करने आऊं। मुझ पर भरोसा करो, मैं उस चुड़ैल अल्पा का कोई काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद तिलबैब जाऊंगा, अब तुम जाओ। महाराज चला गया। नीलमा गुसल करके एक खूबसूरत सा लिबास पहनकर आई। पोरस ने उसे देखकर कहा, इस लिबास में गजब ढारी हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं बहकर तुम्हारी भरी बहार में आऊं और मारा जाऊं? पहले वो अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराई, फिर उदास होकर बोली, मैं तमाम उम्र तुम्हें दिलो जान से चाहती रहूंगी, लेकिन कभी तुम्हारे लिए मौत नहीं बनूंगी। वो उसके करीब एक कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। पोरस ने पूछा, तुम्हें पिछली रात की बातें याद हैं? याद क्यों नहीं रहेंगी? पिछली जिंदगी याद नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 घंटे की पहले की बातें भूल जाऊंगी। तुम भूल रही हो, जरा याद करो, तुमने कल रात ख्वाब में क्या देखा था? वो ज़हन पर जोर डालकर सोचने लगी। पोरस ने कहा, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? तुम मुझे ख्वाब में देख रही थी और कह रही थी कि मेरे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें आगोश में लेने के लिए किसी तरह तुम्हारे अंदर से तमाम जहर निकाल दूं, वरना क्या? तुम नींद में कह रही थी अगर तुम्हारे अंदर से जहर खत्म नहीं होगा तो किसी दिन जोश और जुनून में मुझसे लिपट कर प्यार करोगी। मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ तुम भी अपनी जान दे दोगी। वो लुकमा चबाते चबाते रुक गई। पोरस को गहरी संजीदगी से देखकर बोली, मैं ऐसा जागते हुए भी सोचती हूँ, कभी तो ऐसा होगा कि खुद को रोक नहीं पाऊंगी और जुनून की हालत में तुम्हें पहली और आखिरी बार प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। वो लुकमा चबाते हुए सोचने लगी। उसके बाद बोली, पोरस, मैं बहुत बुरी हूँ। तुमसे रूह की गहराइयों के साथ मोहब्बत करने के बावजूद सोचती हूँ कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। मेरी मौत से कुछ नहीं होगा मगर तुम्हें अपने जहर से हलाक करके जुल्म करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत मोहतात रहता हूँ। नहीं पोरस, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि तुम दिन रात अपनी मौत के साथ रहते हो। मैं सोचती हूँ तुमसे कहीं दूर चली जाऊँ। क्या पागल हो गई हो? आइंदा मुझे छोड़कर जाने की बात कभी ना सोचना। तुम अपने बारे में वो हैरत अंगेज़ बात नहीं जानती हो जो मैं जानता हूँ। मैं कौन सी हैरत अंगेज़ बात नहीं जानती हूँ जो तुम जानते हो? तुम यकीन नहीं करोगी कि तुम टेलीपैथी जानती हो। क्या मैं टेलीपैथी जानती हूँ? हाँ, कल रात तुम ख्वाब देखते देखते ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए मेरे दिमाग में आई थी और मुझसे गुफ्तगू की थी। वो बेयकीनी से पोरस को देखते हुए बोली, मजाक कर रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूँ। तुम अपनी पिछली ज़िंदगी की तरह टेलीपैथी के लम्ह को भी भूली हुई हो। तुमने कल रात मेरे दिमाग में आकर मुख्तसर से गुफ्तगू की, खुद हैरानी जाहिर की कि मेरे दिमाग में कैसे पहुंची हुई हो। वो चुप होकर उसे देखने लगा। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर अचानक तुम मेरे दिमाग से चली गई। मैं बड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि तुम वापस आओगी मगर नहीं आई। पता नहीं नींद में तुम्हारे अंदर कहीं तहरीक पैदा हो गई थी कि तुमने 2-4 मिनट के लिए ख्याल ख्वानी की थी। मैं हैरान हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा मगर तुम मेरे लिए सच्चे हो, बहुत अच्छे हो, इसलिए यकीन कर रही हूँ। पहले इंकशाफ हुआ कि तुम जहरीली हो, ख़तरनाक हो। अब यह भेद खुला है कि पुरस्कार हो और टेलीपैथी जानती हो। अगर मुझे दिलो जान से चाहती हो तो वादा करो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तन्हा कहीं जाओगी तो कानून की गिरफ्त में आओगी या कोई दुश्मन तुम्हारे जहर से खौफजदा होकर तुम्हें गोली मार देगा। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने मुझ पर बड़े एहसानात किए हैं, एक एहसान और करो, किसी तरह मेरे अंदर से तमाम जहर निकाल दो। मैं आज ही से इस कोशिश में रहूँगा कि किसी बहुत ही तजुर्बेकार डॉक्टर को ट्रैप करूँ और उससे तुम्हारा इलाज करूँ। लेकिन मेरी कोशिशों के दरमियान तुम्हें सुबह शाम योगा की मशकें करनी होंगी। मैं ज़रूर करूँगी। मशकों के दौरान मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सांस रोकने की कोशिश करूँगी। तुम्हें ऐसी मशकें याद नहीं होंगी तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तुम शुमाल की तरफ रुख करके ये अमल करती रहोगी। मुझे उम्मीद है शुमाल से आने वाली मकनातीसी हवाएं तुम्हारी ख्याल ख्वानी को बेदार करेंगी। रफ्ता रफ्ता टेलीपैथी का अमल याद आता रहेगा। वो दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बदन का तमाम जहर निकालने और फरामोश हो जाने वाली टेलीपैथी की सलाहियत को बहाल करने के सिलसिले में जो फैसला कर चुके थे उस पर गौर करने लगे।